जल्दी से बैठिए। देखिए, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का पूरा रिवीजन करेंगे। जो प्रमुख क्वेश्चन इस पर आ बन सकते हैं, जो आ सकते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। चलिए, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। बताइए, भारत की जलवायु कैसे, जल्दी से बैठिए आप सभी लोग। पहले हम सेगमेंट उठाते हैं जलवायु का, यानी कि सबसे पहले हम क्लाइमेट का सेगमेंट। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। क्लास जिसने नहीं की है वो भी ध्यान से समझिए, इसमें कंप्लीट हो सकता है आपका। चलें आगे। बताइए, भारत की जलवायु कैसी है। अब देखिए, ऑप्शन में दो हो सकते हैं, या तो मानसूनी या तो उष्णकटिबंधीय। दोनों में से कोई भी अगर मिल जाए तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों मतलब ये ना सोचिए कि दोनों मिल जाएंगे। अगर ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय है तो उष्णकटिबंधीय टिक करिए, ना हो तो क्या टिक कर सकते हैं? मानसूनी। मानसूनी का सीधा मतलब क्या होता है? अगर आप पूछ ले मानसून का मतलब बताओ तो क्या बताओगे? मानसूनी का भैया सीधा मतलब यह होता है, गर्मियों में होगी क्या? वर्षा। और ठंडियां कैसी होंगी? शुष्क होंगी। बात समझ में आया? भारत में अधिकांश वर्षा, 74% वर्षा किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और वो कब आता है? जून के फर्स्ट वीक में। तो भैया भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय या फिर क्या? मानसूनी। मानसूनी का मतलब क्या? गर्मियों में वर्षा और ठंडियों का क्या होना? शुष्क होना। नोट कर रहे हैं आप सभी? मेन यही। अब हम पूरा समझाएंगे नहीं क्यों उष्णकटिबंधीय है, समझ रहे हैं कि नहीं? इतना क्लास में किए होंगे आप सभी। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय ना हो तो रट लो इसको, उष्णकटिबंधीय और कौन सी? मानसून। आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट करिएगा क्योंकि हमें बहुत कुछ रिवीजन करना है इसमें। अगला, आपसे पूछा जाए आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा, आम वर्षा नहीं है, आम्र वर्षा। तो क्या बताओगे? कहां पर होती है? ले ये बताओ, किस तट पर? केरल। कहां पर होती है? केरल। कब होती है? गर्मियों के समापन में कि ठंडियों के समापन में? गर्मियों के समापन में। गर्मी की क्या? समाप्ति पर। और ठंडियों की शुरुआत में। तो ये होती है आम्र वर्षा, केरल में गर्मियों की समाप्ति पर। हो गया। आम्र वर्षा शब्द क्यों आया? क्योंकि यहां आम की फसल पकती है। कब पकती है? गर्मियों की समाप्ति व ठंडियों की। और कहां पर? बात समझ गए? अगला शब्द काल बैसाखी क्या है? बताओ, काल बैसाखी कहां होता है? असम। और का किस रीजन में? पश्चिम बंगाल रीजन।
असम व पश्चिम बंगाल रीजन। कब, कौन सा महीना? अप्रैल मेन है, अप्रैल महीना। असम पश्चिम बंगाल। कौन सी खेती अच्छी होती है साहब यहां? चाय, पटसन और कहवा खेती अच्छी होती है। यह है साहब काल बैसाखी। असम पश्चिम बंगाल रीजन। कब? अप्रैल व अप्रैल का महीना या मई अप्रैल, मार्च अप्रैल सॉरी। चाय, पटसन, कहवा की खेती अच्छा होना काल बैसाखी का लक्षण। हो गया? लिखते जाइए, थोड़ा फास्ट करिएगा। चलो बताओ, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किसके कारण? किसके कारण? साउथ वेस्ट मानसून के कारण लगभग 74% या 75% आप कह सकते हो। सबसे ज्यादा वर्षा किसके कारण होती है? मानसून के कारण। चलें आगे। ठंडियों में वर्षा कहां होती है? कौन सा तट? कोरोमंडल तट। बोले तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट है साहब। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट। कब वर्षा प्राप्त करता है? ठंडियों में। किस मानसून से? लौटते हुए मानसून। लौटते हुए मानसून से। हो गया? भारत की जलवायु हो गई खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां हो गया। अब अगला आ जाइए, भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टी। भारत में प्रमुख कितने प्रकार की मिट्टी? रट लो, कितने प्रकार की? 8। जिसमें से हमें कितने पढ़ने हैं? 4। लिख लीजिए, भारत में प्रमुख मृदा। 8 प्रकार की, जिसमें से कितने पढ़ने हैं? 4। कौन कौन सी भैया? जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट। जलोढ़ सबसे ज्यादा, फिर लाल, फिर काली, फिर लैटेराइट। परसेंटेज जानने की कोई मतलब नहीं, बस समझो जलोढ़ सबसे ज्यादा, फिर लाल, फिर काली, फिर लैटेराइट। हो गया भैया? जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट। अगर पूछा जाए जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कौन सी, या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कौन सी? जलवा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है। जलवा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में कौन सी सबसे ज्यादा मृदा है? जलोढ़। ठीक है साहब, इसे काप व कछारी मृदा भी कहते हैं। काप हुआ कौन सी मृदा? कछारी मृदा। काप या कछारी मृदा।
जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? भाभर तराई खादर, भाभर तराई ना जानो, पूछा जाए नई मृदा का नाम क्या है तो क्या बताओगे? खादर, न्यू सॉयल। क्यों? मैंने क्लास में बताया है, बताने की जरूरत नहीं है। बांगर कैसी सॉयल? ओल्ड सॉयल। पूछा जाएगा बताओ सबसे पुरानी मृदा कौन सी, क्या बताओगे? बांगर। सबसे नई मृदा कौन सी? खादर। हो गया? तो भाभर तराई खादर बांगर किसके प्रकार हैं? काप अथवा कछारी नाम किसका है? ठीक। लाल के बाद फिर अभी काली पे आइए। काली का दूसरा नाम क्या है? दुर्गा नहीं। बताओ काली का नाम। भैया इसको नाम है रेगुर, इसका नाम है कपासी मृदा, इसका नाम है स्वतः जुताई वाली मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा। नाम है रेगुर, नाम है कपासी, स्वतः जुताई वाली मृदा। हो गया? पूछा जाए ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान या ज्वालामुखी प्रक्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है, या लावा से किसका निर्माण होता है? लावा से निर्मित, लावा से निर्मित है ये, लावा से निर्मित। स्वतः जुताई वाली मृदा रेगुर कपासी मृदा। हो गया? मृदा पार्ट 2। क्या है मृदा पार्ट 2? देखिए सबसे ज्यादा कमी कौन कौन सी चीजों की होती है मृदाओं में? ये रट लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इसकी कमी है। लिख लो, ज्यादातर मृदाओं में अगर ना कुछ समझ में आए तो यही लिखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी है। जितनी 4 मृदाएं पढ़े उसमें किसकी कमी? और ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। हो गया? देखो भैया, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, ये 4 प्रकार की मृदाएं हैं। थोड़ा सा याद कर लीजिए, जलोढ़ में क्या पाया जाता है? पोटास, लाइम। पोटास और क्या? लाइम। इधर देखो, लाल में क्या? लाल लाल इसलिए है क्योंकि साहब आयरन है इसमें। और इधर देखो, लेटे रहोगे, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। तो आयरन व एल्यूमिनियम, फेल। ये पोटास लाइम, इसमें आयरन। ये दोनों तो उतार ही दो, प्लस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बस। देखो जलोढ़ में पोटास लाइम, लाइम बोले तो क्या? चूना। लाइम क्या है? चूना है। जलोढ़ में क्या पाया जा रहा है? पोटास लाइम। लाल में क्या पाया जा रहा है? आयरन। लाल, ये सबको याद रखेगा, इसीलिए कभी पूछा भी नहीं था लाल मृदा में क्या है। काली मृदा में थोड़ा सा ध्यान में रखना, जलोढ़ वाला तो है ही है, मैग्नीशियम और ये प्लस है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और लेटेराइट में क्या है?
आयरन एल्यूमिनियम। बहुत राइटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया भैया, केवल ये याद कर लो काली मृदा में क्या पैदा होता है, कपास और गन्ना। लैटेराइट में क्या पैदा करोगे, काजू, चाय, कॉफी, और एक वृक्ष है साहब, मलेरिया की दवा देता है वो, सिनकोना, रबर। ये जरूर याद कर लेना। लैटेराइट मृदा में ये सब पैदा होता है। काजू, चाय, कॉफी, सिनकोना, रबर। अगर पूछ लिया जाए लाल मृदा कहां पाई जाती है अधिकांश मात्रा में, तो दक्षिण भारत बोलना है। मोटे दिमाग से समझे रहो कि दक्षिण भारत का कोई राज्य आ जाएगा तो ज्यादातर उसमें कौन सी मृदा लगाएंगे, लाल मृदा। समझ गए कि नहीं। काली की अगर बात आ जाए तो कहां है, महाराष्ट्र गुजरात के आसपास का क्षेत्र, ये काली है। महाराष्ट्र गुजरात के आसपास का क्षेत्र कौन सी मृदा, और लाल मृदा का कौन सा क्षेत्र, दक्षिण भारत। ठीक। तो दूसरा अध्याय भी समाप्त। अगला, नदियां भारत की सबसे लंबी नदी बता दो, गंगा। कौन सी नदी है साहब जो उत्तर भारत व दक्षिण भारत को बांटती है, उत्तर भारत बटे दक्षिण भारत, कौन सी नदी, नर्मदा। हो गई। बताओ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी। बताओ दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी गोदावरी दोनों है, जो ऑप्शन में मिल जाए। ठीक, जो ऑप्शन में मिल जाए। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी बताओ, नर्मदा। ये अरब सागर में गिरने यानी कि पश्चिम की ओर जाने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ठीक है। नदी, गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से। ये वैसे ये आंसर सही है नहीं, गंगोत्री से निकलती है अलकनंदा, सॉरी
भागीरथी और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो कभी पूछ लिया जाए देवप्रयाग कौन सी दो नदियों के मिलने से बनता है? बताओ। भागीरथी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा, भागीरथी व अलकनंदा। क्या बनेगा? 5 प्रयाग है, मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया है इसको। तो भागीरथी अलकनंदा, भाई भागीरथी तो जान जाओ कहां से निकलती है, गंगोत्री, और अलकनंदा कहां से निकलती है? बद्रीनाथ। गंगोत्री से निकलती है साहब कौन सी? भागीरथी, और बद्रीनाथ से कौन निकली? अलकनंदा। देवप्रयाग राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। चलें आगे। गंगा कितने राज्यों से बहती है? गंगा राज्य कौन कितने हैं? 5। यूपी के कितने जिले हैं साहब? 28। यूपी के 28 जिले। यूपी के कितने जिले? कौन बहता है इससे? गंगा। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यमुना फिर किसकी है? गंगा की। यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। लिख लो, ये गंगा की सहायक नदियां हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। हो गया। अगली लाइन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां? यमुना की। लिख लो, ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। किसकी सहायक? यमुना की सहायक। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा में जाके मिलती है? रट लो, सोन नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है और उत्तर में जाती है। ये याद कर लेना, क्वेश्चन बना हुआ है। कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा में दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर मिलती है? तो कौन सी है? सोन नदी। बढ़े आगे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बताओ। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बताओ। चिनाव।
कौन सी नदी? चिनाव। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है साहब चिनाव नदी। सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? झेलम। झेलती है भैया, क्या किया जाए, झेलम। रट लो इसको, लिख लो, सिंधु की सहायक नदी झेलम। सिंधु की सहायक नदी झेलम। किसके बीच सीमा बना रही है? भारत व पाकिस्तान। भारत का सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नांगल। बताओ किस नदी पर है? सतलज। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। लाभ 3 राज्यों को, 4 राज्यों को मिलता है, बस ये याद रखो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम क्या है? भारत का सबसे बड़ा डैम है। यही लिख लो, हीराकुंड सबसे लंबा है, साथ में नागार्जुन डैम का किस नदी पर है? बताते जाओ। ये साहब कृष्णा नदी पर है। और ये कहां पर है? महानदी। महानदी और कृष्णा नदी। हीराकुंड किस पर है? और नागार्जुन डैम? नहीं, मतलब ये कृष्णा नदी पर है, बस इतना याद रखिए। सिंधु नदी और सतलज नदी, ये 2 नदियां, वैसे दूसरी है ब्रह्मपुत्रा। जिनको याद कर लो, इनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? तिब्बत बोले तो कहां से? चाइना। लिख लो, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। इनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? तिब्बत से। पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में है? किस राज्य में? असम। नाम क्या है? माजुली। लिख लो, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। नाम क्या है? माजुली। राज्य कौन सा है? असम। पूछा जाए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से एंट्री करती है? अरुणाचल प्रदेश। लिखते जाइए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? नोट कर लीजिए अगर नहीं नोट किया है। वृद्ध गंगा गोदावरी।
हाँ भाई, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही, नोट कर लीजिए। कर्क, मकर, विषुवत, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर। कर्क रेखा को कौन काट रहा है 2 बार? माही। मकर को कौन काट रहा है? लिम्पोपो। और साहब विषुवत को कौन काट रहा है? कांगो अथवा जायरे नदी। तो कर्क को कौन काटा 2 बार? माही। मकर को कौन काटा और विषुवत को कौन काटा? ठीक है, हसिया लेके काटना नहीं है, 2 बार काटना है। ये कहां की है? अफ्रीका। और साहब ये कहां की है? इंडिया। दक्षिण भारत की वो नदी कौन सी है जो सदा नीरा है? हाँ, वैसे सदा नीरा नदियां दक्षिण भारत में नहीं है, सारी की सारी लगभग क्या है, मौसमी है, किसी एक मौसम में सूख जाती हैं। लेकिन साहब कावेरी ऐसी नदी है जो कैसी है? सदा नीरा। हो गया। राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं? लूनी नदी, राजस्थान की वो गंगा है। हो गया, तीसरा अध्याय भी खत्म। थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। ये कैप्सूल है, कैप्सूल, चूरन भी कह सकते हैं इसको, एग्जाम के पहले। बहुत छोटा अध्याय है। लेक। बताओ, भारत की सबसे मीठी झील? भारत की सबसे खारी झील? वैसे कौन सी है? सांभर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? चिल्का। बड़ी है प्लस खारी है। भारत की सबसे लंबी झील? वेम्बनाड। चिल्का साहब कहां है बताओ जरा? वेम्बनाड कहां है? सांभर कहां है? कूलर कहां है?
आगे बढ़े। ज्वालामुखी निर्मित झील का नाम बताओ। लोनार। किससे बनी है? ज्वालामुखी से। साथ में किसे ये ज्वालामुखी फटा क्यों? उल्का पिंड के टकराने से। अगर आपसे पूछा जाए उल्का पिंड के द्वारा निर्मित झील, तो लोनार कहां है साहब? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार। चलें आगे। मणिपुर की एक झील है लोकटक, यहां पर साहब पाई जाता है एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। डांसिंग हिरन के लिए फेमस है ये साहब, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ उद्यान। लोकटक कहां है? मणिपुर। हो गया। चिल्का हुआ, लोकटक हुआ नहीं, वेम्बनाड हुआ, अष्टमुदी हुआ, पुलिकट हुआ, ये साहब लैगून झील के उदाहरण हैं। इस झील के उदाहरण हैं लैगून झील। पूछा जाए बताओ भारत में लैगून झील कौन सी, तो चिल्का, वेम्बनाड, अष्टमुदी, पुलिकट ये लैगून झीलें हैं। समुद्र का पानी आके स्थल पे इकट्ठा हो जाए तो ऐसी झील कौन सी झील? लैगून झील। कहां का पानी? समुद्र का पानी। चिल्का वेम्बनाड, चिल्का वेम्बनाड पता है। अष्टमुदी भी तुम्हें बता दें कहां है? केरल। पुलिकट कहां है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कहां है पुलिकट? अष्टमुदी कहां है? ये लैगून झील के उदाहरण है। लिख लो, राजस्थान में पाई जाने वाली झीलों को प्लाया कहते हैं। प्याला नहीं है, प्लाया। राजस्थान में पाई जाने वाली झीलों को प्लाया कहा जाता है। तथा इनके चारों ओर उपस्थित उद्यानों को तथा इनके चारों ओर उपस्थित, इनके चारों ओर, प्लाया के, इनके चारों ओर उपस्थित उद्यानों को
ओएसिस कहा जाता है। ओएसिस पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहा हूं। ओएसिस या मरुद्यान, लेकिन ये मरुद्यान नाम से पूछा नहीं जाता। मरुद्यान, ओएसिस, ओएसिस नाम है, ओएसिस। हो गया। चलिए, चौथा अध्याय भी खत्म। अच्छा, एक चीज और, भारत का सबसे ऊंचा डैम, भारत का सबसे बड़ा डैम, नाम सुने होंगे टिहरी। टिहरी भाभी का नाम सुन लो। भागीरथी भीलांगना नदियों पर है स्थित टिहरी डैम, उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी। दो नदियां हैं, भागीरथी, भीलांगना। हो गया। आ जाओ अगला अध्याय, भारत का भौगोलिक स्वरूप या भौगोलिक स्थलाकृति। भारत की भौगोलिक स्थलाकृति। चलो बताओ, इंडिया को कितने भागों में बांटा जाता है? इंडिया को कितने, उत्तर भारत का विशाल मैदान, हिमालय, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, कोस्टल क्षेत्र, बताओ भारत को कितने भूभागों में बांटा जाता है? 5। लिख लो, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 5। सबसे पहले आ जाओ हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। सबको पता है, शायद बताना नहीं पड़ेगा, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है नेपाल में? सागर माथा। जरा बताना, ये किस हिमालय में किसकी ऊंची चोटी है? ये हिमालय भी तो कई भागों में बटा है ना, तो साहब ये हिमाद्री की ऊंची चोटी है, जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय, तो लिख लीजिएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। हिमालय कई भागों में बटा है, तो हिमालय में हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। हिमालय में और कौन सी मतलब हिमाद्री की और कौन सी चोटियां हैं? याद कर लो। नंदा देवी कहां है बताओ? उत्तराखंड। कंचन जंगा कहां है साहब? सिक्किम, नेपाल बॉर्डर वैसे। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। धौला धौलागिरी नेपाल। ये साहब हिमाद्री की ऊंची चोटियां हैं, ये याद रखना। एक और लिख लो, नंगा पर्वत।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। बहुत ध्यान से लिख लेना, यहां से चोटियां आ जाती हैं। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, नामचा बरवा, धौलागिरी। ये नेपाल में नाम है सागरमाथा। ये बताओ ये कहां की चोटियां हैं? हिमालय में किसकी? हिमाद्री की। नंगा पर्वत पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में है वो। 1947 से जो वो पीओके बन गया था रीजन। चलें आगे। ठीक। देखिए साहब, यहां कुछ चोटियां हैं। ये 3 चोटियां साहब, ये हिमालय की ट्रांस हिमालय चोटियां कहलाती हैं। आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है? क्या नाम है इसका? काराकोरम। क्या नाम है इसका? लद्दाख। इसका नाम क्या है? जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये किसके अंतर्गत आती हैं? ट्रांस हिमालय। हिमालय में किसके अंतर्गत? परा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। लिख लो, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू। केटू, जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लिख लो, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम की ऊंची चोटी का नाम केटू, जो कि भारत की क्या है? लेकिन जब पूछा जाए केटू ऑप्शन में हो नहीं, कंचनजंगा हो ऑप्शन में, तो स्वतंत्र भारत कह दो। स्वतंत्र भारत इसलिए क्योंकि जैसे आपने अभी पूछा किसी ने, सर पीओके बताइए, तो देखो पीओके ये वाला रीजन है और सीओके ये वाला रीजन, अक्साई चिन्ह वाला रीजन साहब सीओके है, ये वाला रीजन पीओके है। तो साहब जो केटू है ना, वो इसी पीओके में है। स्वतंत्र भारत तो है नहीं, ये पीओके अपना तो है नहीं अभी। जब होगा आगे तब देखा जाएगा। लेकिन इंडिया अपना मैप ऊपर तक बनाता है, इसलिए इंडिया की सबसे ऊंची चोटी केटू को माना गया है। वैसे ये किस रीजन में है? पीओके रीजन, पाक ऑक्युपाइड। अब अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि कहां है? सिक्किम, तो वो लिख लीजिए, जो कंचनजंगा स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। हो गया?
पूछा जाए साहब, लद्दाख जास्कर के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? सिंधु। लिख लो, लद्दाख जास्कर के बीच सिंधु नदी सीमा बनाती है। लद्दाख व जास्कर के बीच सिंधु नदी सीमा बनाती है। हमने आपको एक मिट्टी बताया होगा, करेवा। करेवा मिट्टी, जो कि केसर के उत्पादन के लिए जानी जाती है और कश्मीर घाटी में पाई जाती है। लिख लो, करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी करेवा मिट्टी केसर के उत्पादन के लिए जानी जाती है। जो कि कश्मीर घाटी में पाई जाती है। यहीं पर कुछ घास के मैदान हैं, तो हम यहीं पर लिख लीजिए इंडिया के प्रमुख घास के मैदान। सारे लिखवा देते हैं, इंडिया के प्रमुख घास के मैदान। सोलह पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ी, बुग्याल पयार उत्तराखंड, गुलमर्ग सोनमर्ग जम्मू एंड कश्मीर, बन्नी घास के मैदान गुजरात। बस इतना याद रखिए। और भी हैं, जैसे उर्मिल है कर्नाटक में, लेकिन इतना याद रखिए। 16 बुग्याल पयार, गुलमर्ग सोनमर्ग, बन्नी। ये सारे वैसे अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर आपका किस रीजन में आएगा? शीतोष्ण रीजन। बाकी सभी किस में आ जाएंगे? सॉरी, बुग्याल पयार भी शीतोष्ण में जाएगा। गुलमर्ग एक मिनट, आपका उष्ण में आ जाएगा, बन्नी आपका उष्ण में आ जाएगा। ये दोनों किस में चले जाएंगे? नाम से ही देखिए, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर ठंडे इलाकों के हैं। बाकी मैंने घास के मैदान थोड़ा विस्तार में कराया है मैंने। पंपास, प्रेरी, ये सब पढ़ते रहिएगा। चलें आगे। ये घास के मैदान, यही मुझे एक चीज याद आ गया, जरा लिख लेना। इंडिया में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। यार मैंने गोंड पढ़ा है, एक बार चेक कर लो जरा, शायद गलत हो सकता है। मैंने तो गोंड पढ़ा है, एक बार चेक कर लीजिए फिर बताइए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। और यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। या तो आंकड़ा हमसे गलत हुआ है कुछ, चेक ये करिए आप, एक बार देख लीजिए।
देख के बताते रहिए आप, ठीक है। हाँ, जो थारू है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये याद लिख लेना। थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। क्या है? तो अभी वही मानी जाएगी ना। भील कहां की? भारत की सबसे ज्यादा। अभी मैंने रिसेंट आंकड़ा पढ़ा है, गोंड सबसे बड़ी भारत की और भील यूपी की सबसे बड़ी। चलिए इसको मैं देख लूंगा एक बार, आप लोग भी एक बार देखने की कोशिश करिएगा। अगर माना जाएगा तो 2011 जनगणना ज्यादा माना जाएगा, कारण यह है 2021 अपडेटेड हुआ ही नहीं है। चलिए ये नोट कर लिए ना। दीपावली को शोक के रूप में मनाती। चलिए इधर आइए। शिवालिक का दूसरा नाम क्या है? वाही हिमालय। क्या नाम है? वाही हिमालय। ये याद कर लीजिएगा, शिवालिक का दूसरा नाम। और लिख लेना, ये हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। हाँ, नहीं, ये मेन हिमालय का हिस्सा है, मुख्य हिमालय। हिमालय पढ़ाए होंगे। ये मुख्य हिमालय है। मुख्य हिमालय में 3 चोटियां आती, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। अब उतना ज्यादा डीप में अब जाएंगे नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तो शिवालिक किसका हिस्सा है? मुख्य हिमालय का। नवीन पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हिमालय में सबसे नया कौन बना? तो शिवालिक। ठीक, अब हम हिमालय से आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत के तट, 2 तट रट लो, एक का नाम कौन सा? कोरोमंडल। कौन सा तट है? कोरोमंडल। और दूसरा साहब मालाबार। मालाबार कहां का है? केरल। और ये तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश। और उत्तरी सरकार किसका तट है? याद रख लेना, ये ज्यादातर पूरे मतलब ज्यादा भाग कौन सा है? आंध्र प्रदेश का। देखो, आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल भी है, और कौन है? उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार तट किसका नाम? आंध्र प्रदेश के तट का नाम। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलाकर, मतलब पूरा आंध्र प्रदेश नहीं, कुछ पार्ट लिया जाए तो कौन सा नाम? और ये कौन सा नाम? मालाबार। केरल के तट का नाम मालाबार। कौन सा? उत्तरी सरकार आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी कुछ हिस्सा है, लेकिन बस याद रखिए जो आपसे पूछा जाए, आंध्र प्रदेश। हाँ भाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। अन्नाई मूडी। क्या नाम है? अन्नाई मूडी। जो कि पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मूडी, पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नाई मूडी।
हो गया। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा, जिंदा गाड़ दिया जाता है भैया, जिंदागाड़ा, आंध्र प्रदेश। नक्सलाइड एरिया है, कुछ इस तरह से याद कर सकते हो आप। जिंदागाड़ा ना मिले ऑप्शन में तो डालना महेंद्रगिरी, उड़ीसा। ये मतलब पश्चिमी घाट की पहली है, ये दूसरी है, सॉरी, हाँ पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की जिंदागाड़ा व महेंद्रगिरी, उड़ीसा। हाँ, आगे बढ़े। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहां मिलते हैं साहब, वही पर्वत है कौन सा? नीलगिरी। पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट जहां मिलते हैं वही है पर्वत नीलगिरी। लिख लेना, साइलेंट वैली यहीं पर स्थित है, केरल में, ब्रैकेट में केरल भी लिख लेना। साइलेंट वैली नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, साइलेंट वैली नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक, नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम है, दो बेटे हैं इनके, डोडा बेटा, नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ऑप्शन में अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या बताओगे? अभी जस्ट बताया। और ऑप्शन में ना हो तो लिख लो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। हो गया। हाँ, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, देखो इधर, यहां एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा की ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। ये पूरे सतपुड़ा का है। सतपुड़ा की ऊंची चोटी भैया धूपगढ़। अच्छा, सतपुड़ा का छोटा भाई है कौन? मैकाल, भाई है, ब्रदर है, मतलब इसके तीन पार्ट हैं। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी साहब अमरकंटक। दो नदियां इससे निकलती हैं, नर्मदा लिख लेना, सोन लिख लेना। नर्मदा सोन लिखना, दामोदर भी निकलती है लेकिन उससे बहुत कई किलोमीटर दूरी से निकलती है। हाँ, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा का भाई कौन है की ऊंची चोटी? नर्मदा व सोन। ठीक है, भाई ना लिखना, मतलब पार्ट है, समझो। हो गया साहब। यहां है छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर की ऊंची चोटी है साहब पारसनाथ। क्या नाम?
छोटा नागपुर की ऊंची चोटी पारसनाथ। हो गया। यहां पर है साहब अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर। हो गया। यहां पर एक पर्वत है साहब, जिसको कहते हैं कि ये तो उत्तर भारत दक्षिण भारत को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसका नाम है विंध्यन। तो लिख लो, विंध्यन श्रेणी उत्तर भारत व दक्षिण भारत को अलग करती हैं। विंध्यन श्रेणी उत्तर भारत व दक्षिण भारत को अलग करती है। ये यहां बीच में है विंध्यन। नदियों में एक पॉइंट छूटा है, जो आप लिखते हो नर्मदा व तापी। साहब ये लिख लेना, ये नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी, और साथ में बहती कहां है, भ्रंश घाटी में। ये लिख लेना, नर्मदा तापी दो प्रमुख नदियां हैं जो कि डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती हैं, एस्चुरी। और साहब जमीन धंसने के कारण बहती हैं, इसलिए कहां बहती हैं, भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी में। हाँ, लिख लेना, दक्कन का पठार, जो जहां जहां काली मिट्टी पाई जाती है वो क्षेत्र कौन सा है, दक्कन का पठार। वही गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। दक्कन का पठार लिख लेना, काली मिट्टी का क्षेत्र। हो गया। भारत के द्वीप, तो साहब द्वीपों में केवल दो द्वीप पढ़ना है, अंडमान निकोबार और कौन सा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, बताओ जल्दी। 10 डिग्री चैनल किसके बीच सीमा बनाता है, अंडमान व निकोबार। बताओ अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी का नाम, सैडल पीक। साहब किस अंडमान पर है, नॉर्थ अंडमान पर है। किस अंडमान पर, नॉर्थ अंडमान। अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी है साहब, ये हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, नॉर्थ अंडमान पर स्थित। हो गया। कुछ लोग केवल देख रहे हैं और किसी की कॉपी मिलेगी फोटो खींच के रखेंगे, कोई फायदा नहीं है इससे। लिखिए आप, सैडल पीक। अच्छा बताओ, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। कहां पर है, साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान।
पूछा जाए अंग्रेजों के जमाने की प्रसिद्ध सेल्युलर जेल कहां है? साउथ अंडमान, जहां काला पानी की सजा होती थी। हाँ, लिखो सेल्युलर जेल, सेल्युलर जेल साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान पर स्थित। कहां है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। आ जाइए, लक्षद्वीप। पूछा जाए भैया, अच्छा एक और चीज, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी? बैरन, बैरल नहीं है। ओफो, नाम भी हम भी। बैरन कहां है? मिड अंडमान, बस अंडमान लिख लो। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन। मिड अंडमान या अंडमान सीधे। बैरल वो तेल नापने का होता है, 159 लीटर होता है एक बैरल में। ये बैरन है। लक्षद्वीप। पूछा जाए बताओ कौन सा द्वीप जीवों से मिलकर बना है? लक्षद्वीप कौन से जीव? प्रवाल का नाम सुने हो? प्रवाल जीव या कोरल्स से मिलकर बना है लक्षद्वीप। प्रवाल से मिलकर बना है कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। हाँ, मूंगा, मूंगा जीव होते हैं, मूंगा चट्टाने होती हैं, इन्हीं से बनती हैं। ये जब मर जाते हैं तो इन्हीं से मूंगा चट्टाने बन जाती हैं। कछुए की पीठ की तरह इनकी पीठ होती है। हो गया, कोरल से मिलकर बना है। राजधानी बताओ। कावरत्ती, कावरत्ती। दो चैनल है साहब, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव व लक्षद्वीप। मालदीव और लक्षद्वीप का छोटा भाई कौन है? मिनिकॉय, मिनिकॉय इनसे अलग करता है। तो मालदीव लक्षद्वीप लिख दो या मालदीव मिनिकॉय लिख दो, या 8 डिग्री चैनल। क्योंकि लक्षद्वीप का ही भाई कौन है? बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। हो गया। और 9 डिग्री चैनल मालदीव, सॉरी, हाँ लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है जिसका क्या नाम है? मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप मिनिकॉय को 9 डिग्री सेल्सियस नहीं है, चैनल है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग कर रहा है। हो गया। लास्ट, जो हमारे यहां पंजाब है, कहते हैं पंजाब 5 नदियों के दोआब पर है, लेकिन इंडिया के पंजाब 2 दोआब पर हैं। एक का नाम विष्ट और दूसरे का नाम बारी। अच्छा, दोआब क्या होता है जरा बताना? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो विष्ट बोले तो साहब एक नदी कौन सी हो गई? ब्यास। दूसरी कौन सी हो गई? सतलज। एक नदी कौन सी हो गई? ब्यास। दूसरी कौन सी हो गई? पंजाब, इंडिया का पंजाब यही है।
5वां अध्याय समाप्त। अब थोड़ा पानी वानी और पी लीजिए। बड़ा चैप्टर था ये, समझ रहे हैं, नदियां और ये वाला। बताओ, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। यूपी, एमपी, छुआ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा का नाम बता दो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हो गया? चलो बताओ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? मित्र पर गमछा, झार। भैया मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़,
कौन सा? झारखंड। इतने राज्यों से। निकट राजधानी कर्क रेखा के? रांची। सबसे निकट राजधानी रांची। हो गया। वनस्पतियों में सिर्फ इतना जान जाइए, भारत में सबसे बड़ी वनस्पति कौन सी है? पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी वनस्पति का नाम, तो क्या बताओगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी के मेन टॉपिक हो गए। अगला लिखिए, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण। हेडिंग डालो, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस? फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, और फिर क्या है? CO2। परसेंटेज याद कर लो। 21 आर्गन, CO2, ठीक हो गए। कितनी वायुमंडलीय परतें हैं? कितनी है? 5। कौन कौन से साहब? पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। टोटल कितने मंडल? 5 मंडल। बताओ।
संवहन मंडल किसे कहते हैं? कन्वेक्शनल स्फीयर क्षोभ मंडल। बताओ, ताप मंडल किसे कहते हैं? आयन मंडल व बाह्य मंडल। बताना, ओजोन मंडल किसे कहते हैं? समताप मंडल। संवहन मंडल क्षोभ मंडल को कहते हैं, ताप मंडल आयन व बाह्य मंडल को कहते हैं, ओजोन मंडल समताप मंडल को कहते हैं। हो गया? बताओ, वायु मौसमी घटनाएं कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में। जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान क्या होता है? कम होता है। जैसे 165 मीटर अगर ऊपर चले गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? ये सिर्फ कहां लागू है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में गिरावट आएगी, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरेगा। हो गया? हाँ, ये साहब जो ओजोन होती है वो किसका रक्षण करती है पृथ्वी पर आने से? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट बोले तो परावैगनी। परावैगनी कितने प्रकार की होती है? ए बी सी। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? और साहब सबसे ज्यादा हानिकारक भी कौन है? सी। ये लिख लो। हो गया? ओजोन की मोटाई किसमें मापते हैं? डॉब्सन में। एक डॉब्सन बराबर 3 मिलीमीटर। ओजोन की मोटाई डॉब्सन में मापी जाती है 3 मिलीमीटर। हाँ, उल्का पिंड किस मंडल में आके जलते हैं? मध्य मंडल। लिख लो, उल्का पिंड किस मंडल में आके जलते हैं? उल्का पिंड, क्योंकि वहीं पर ऑक्सीजन मिल पाता है। कहां पर? मध्य मंडल में आके जलते हैं। पूछा जाए सबसे ठंडा मंडल कौन सा? मध्य मंडल।
कौन से मंडल से रेडियो तरंगे वापस आती हैं? रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे किस मंडल से वापस आती हैं? बताओ। आयन मंडल से। पूछा जाए वायरलेस मशीन या फिर आपका वो क्या कहते हैं रेडियो, आकाशवाणी किस मंडल के कारण चल पाता है? तो आयन मंडल। हो गया। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह भी आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। लिख लीजिए, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग भी इसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी इसे कहते हैं साहब। बताओ कौन सी गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल? CO2 के बाद कौन? CH4 के बाद कौन? CH4 के बाद कौन? N2O के बाद कौन? CFC। CO2 CH4 N2O साहब इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। लॉफिंग गैस है, लॉफिंग गैस है साहब ये। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। हो गया। इन सबके बढ़ने से एक गैस वायुमंडल में बढ़ जाती है जिसका नाम क्या है? जलवाष्प। तो सबसे अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप ये लिखिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा बढ़ेगी वाष्पीकरण बढ़ेगा, H2O सबसे ज्यादा। हो गया, ठीक है। मीथेन कहां कहां से रिलीज होती है जरा बताना। धान का खेत नहीं पता, लिख लो, समझ गए। गोबर से, काउडंग से नहीं पता, लिख लो। जुगाली करने वाले जानवर जो पागुर करते हैं उनसे भी निकलती है, और दीमक के द्वारा। दीमक और पागुर करने वाले जानवर, पागुर का मतलब जुगाली करने वाले जानवर। भैया देखो, धान का खेत दलदली इलाका हो वहां से निकलेगा। जुगाली कर, जुआरी नहीं है, जुगाली करने वाले जानवर और दीमक के द्वारा यह गैस रिलीज होती है। हो गया मीथेन। फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा किससे लगता है? मीथेन। जंगलों में आग मीथेन का कारण है। हाँ, CNG में प्रमुख गैस कौन सी है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन। CNG जो यूज होता है पेट्रोल की जगह, उसमें कौन सी गैस? मीथेन। हो गया।
पृथ्वी का औसत तापमान कितना होना चाहिए? लिख लो, पृथ्वी का औसत तापमान इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो दिक्कत होने लगेगी। एसिड रेन, अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस? SO2 ना हो ऑप्शन में तो NO2, ना हो ऑप्शन में तो CO2। ये गैस है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल, अम्ल वर्षा। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, समझ रहे हैं? NO2, CO2। यही ताजमहल का रंग फीका कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं कि नहीं? मथुरा रिफाइनरी से निकल रही है ये गैस, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें मिट्टी से संबंधित मैंने नहीं बताई थी, वो जरा एसिड रेन में लिख लीजिएगा। अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो बताओ कैसे उसे सही करोगे? चूना मिलाना है। क्या मिलाना है? चूना प्लस। समझ गए? और अगर मिट्टी क्षारीय हो जाए या ऊसर हो जाए तो क्या मिलाओगे? अम्लीय मतलब लवणीय, याद रखिएगा। अम्लीय व लवणीय मृदा में क्या मिला देना है? और क्षारीय व ऊसर मृदा में जिप्सम मिलाना है साहब। क्या मिलाना है? जिप्सम। हो गया? हो गया भैया। सागर समीर, घाटी समीर, ये हवाएं हैं। कब चलती हैं? दिन में। और स्थल समीर, पर्वत समीर, कब चलती हैं? रात। सागर से चलनी हो, सागर की ओर से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? सागर समीर। घाटी से पर्वत की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? घाटी समीर। जहां से चलती हैं नाम वहीं का है। ऐसे स्थल से सागर की ओर चलती हैं तो क्या, और पर्वत से घाटी की ओर चलती हैं तो क्या? लिखो, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। अगली लाइन, तटीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा, तटीय क्षेत्र जैसे सागर का तट है, होने वाली वर्षा संवहनीय वर्षा कहलाती है। संवहनीय। संवहनीय वर्षा कहलाती है। अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बहुत कुछ बचा है, ठीक है ना? मतलब वो भी 1-1.5 घंटे की क्लास लगेगी। तो आज के लिए शायद टाइम ओवर भी हो गया है, तो टाइम समाप्त हो गया है। आज यहीं तक रखते हैं। होमवर्क नोट करिए। होमवर्क भी कुछ तो तुम लोग भी करो ना। क्या याद करके आओगे? रॉक के टाइप, कौन सी अग्नेय, कौन सी अवसादी, कौन सी कायांतरित। बस पूछा ऐसे जाएगा। गैब्रो कौन सी चट्टान?
इग्निय मतलब ये ग्रेनाइट कौन सी चट्टान, बस आग्नेय अवसादी कायांतरित के क्या एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 1 लिख लिए। क्रांतियां याद करके आओगे, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, 1857 की क्रांति नहीं है इसमें, सारी क्रांतियां पढ़ लेना। तो यूथ पब्लिकेशन की बुक मैंने बताई थी उसमें क्रांतियां दिया है, वो याद कर लेना। समझ रहे हैं कि नहीं? क्रांतियां, रवि खरीफ जायद की फसल तैयार कर लेना। एग्जाम्पल पूछा जाएगा, गेहूं किसमें आता है, मतलब हाँ वैसे ही आपको याद करना है। अगला हो गया। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जरा बताना? 7 पड़ोसी देश हैं। वो किनके साथ सीमा बनाते हैं? जैसे नेपाल क्या बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है? सॉरी ये कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल क्या भूटान के साथ सीमा बनाता है? बनाता है, यस बनाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन से पश्चिम बंगाल कौन सा क्षेत्र को नहीं टच करता। तो 7 उसी देशों के साथ ये कौन कौन से राज्य। और लास्ट सोलर सिस्टम पढ़ लेना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, कौन जल्दी घूमता कौन तेज घूमता, इस तरह से कौन पीला ग्रह कौन सिस्टर प्लेनेट। हालांकि मैं बता भी दूंगा ये चीजें, ठीक है? सोलर सिस्टम एक बार रिवाइज करा देंगे, लेकिन पढ़ के आना। क्या क्या हो गया जरा होमवर्क बताओ। 1 मिनट। हाँ चलिए आप बताइए। रॉक्स के टाइप है भैया, क्रांतियां और रबी खरीफ जायद की फसलें, और बहुत ज्यादा होमवर्क है नहीं। और कौन सा है? सोलर सिस्टम। ठीक है, अगली बार आप याद करके आइएगा, जो क्वेश्चन दिया हूं उसमें से पहले पूछूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। थैंक यू क्लास।